सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम क्लास 11th का इक्विलिब्रियम जो यूनिट है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है 7.1 वो लिखा हुआ है कि ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर। एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है इसके वेपर्स के साथ इन ए सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने। फिलहाल दे क्या रखा है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है एक लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पर है वेपर्स के साथ सील्ड कंटेनर। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ एक कंटेनर मान लेता हूँ इतना, ओके। यहाँ ये लिक्विड है, लिक्विड, और ये इसके वेपर्स है। ये इक्विलिब्रियम में है फिलहाल। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ इवापरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि इवापरेशन होने की रेट और कंडेंस होने की, वेपर्स का कंडेंस होकर के लिक्विड बनने की रेट, यानी कि लिक्विड से वेपर्स बनने की रेट और वेपर से लिक्विड बनने की रेट सेम है, इक्विलिब्रियम पर है फिलहाल। और क्या वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि सील्ड कंटेनर है तो, और टेम्परेचर भी क्या कर दिया हमने, फिलहाल टेम्परेचर क्या है, सेम फिक्स्ड है। अब बताओ टेम्परेचर फिक्स्ड, अब मैं सडनली क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली चेंज्ड। वॉल्यूम कंटेनर की सडनली चेंज कर देता हूँ, माने कि मैं घटा देता हूँ या बढ़ा देता हूँ कुछ भी। इंक्रीज, चेंज नहीं इंक्रीज, मतलब चेंज यहाँ इंक्रीज किया जा रहा है तो इंक्रीज कर देता हूँ वॉल्यूम। अब जितने भी वेपर्स थे जो पहले यहाँ तक थे अब वही वेपर्स यहाँ तक आ जाएंगे, है ना। यानी कि जो पहले वेपर्स गहरे गहरे थे, मतलब नज़दीक नज़दीक थे, अब उनको ज़्यादा स्पेस मिल गया, वेपर्स को थोड़ा सा फार अवे दिखा देंगे। यानी कि क्योंकि उतने ही वेपर्स अब क्या हैं, दूर दूर हो गए, स्पेस ज़्यादा मिल गया तो वेपर्स क्या है, दूर दूर चले गए। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज करने का ये तो प्रभाव हुआ कि जितने वेपर्स थे उनको स्पेस अब ज़्यादा मिल गया। तब फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस पहले मैंने वॉल्यूम जो चेंज करी है उसका वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव होगा। तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों डिक्रीज हो जाएगा बताओ, क्योंकि जी पहले उतने ही वेपर्स थोड़े से स्पेस में थे, ओके, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे क्योंकि क्लोज रहेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। अब उतने ही वेपर्स जो हैं अब ज़्यादा स्पेस में, क्योंकि वॉल्यूम में बढ़ चुकी है तो वेपर्स दूर दूर हो गए हैं तो प्रेशर कम लगा पाएंगे, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि जैसे मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करी तो प्रेशर पर, वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नाउ फ्यूअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज स्पेस, क्योंकि अब ज़्यादा स्पेस में कुछ पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स कम है तो प्रेशर भी कम आएगा उनका। सेकंड क्वेश्चन बी, हाउ डू रेट्स ऑफ इवापरेशन कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। इवापरेशन और कंडेंसेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाई तो कंडेंसेशन और इवापरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जैसे वॉल्यूम बढ़ाई है तो केवल और केवल वेपर्स तो गए हैं, लिक्विड तो जितनी स्पेस पहले घेर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, उतना ही है, यानी कि लिक्विड पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो इवापरेशन तो जो है, इवापरेशन किसका हो रहा था, लिक्विड का, तो इवापरेशन की रेट जो है ना वो सेम रहेगी क्योंकि लिक्विड तो अभी भी वेपर्स में जा रहा है। हाँ, उधर से वेपर्स लिक्विड में आने में देर कर रहे हैं बिकॉज, अभी बताते हैं क्या होगा। देखो हाउ डू रेट ऑफ इवापरेशन कंडेंसेशन चेंज, आपने कहा इवापरेशन तो सेम रहता है क्योंकि इवापरेट होने की प्रोसेस तो जारी रहेगी, लेकिन कंडेंसेशन वाले में देरी हो जाएगी। कंडेंसेशन वाले में डिले क्यों हो जाएगी, कंडेंसेशन स्लो क्यों हो जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन लो हो गया। कंडेंसेशन लो क्यों हो गया, अब बताओ कंडेंसेशन होता कैसे है। कंडेंसेशन इस तरह से होता है जैसे बच्चों कि जैसे लिक्विड वेपर्स में गया और वेपर्स बढ़े और वेपर्स बढ़े और वेपर्स बढ़े वेपर्स बढ़ते गए, तो जब ये वेपर्स नज़दीक आकर के बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगी तो हैवी हो जाएगा, मतलब कि बिग मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये बिग मॉलिक्यूल होकर के लिक्विड में पड़ जाएगा, इसी को तो कंडेंसेशन कहते हैं। अब सिचुएशन क्या है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दी, तो आपने जब वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाई तो पार्टिकल्स अब दूर चले गए, तो
तो कंडेंस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो और वेपर्स जाएंगे, लिक्विड से और वेपर्स जाएंगे, फिर उनकी संख्या बढ़ेगी, फिर वो नज़दीक आकर के नीचे आएंगे। यानी कि एक बार जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंडेंसेशन स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, बिकॉज अब जी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, उनको कंडेंस होने में समय लगेगा। यानी कि उनकी संख्या जब बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे, जब वो नज़दीक आएंगे बड़े मॉलिक्यूल होकर के वो पानी में चेंज हो जाएंगे, यानी कि कंडेंसेशन स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। सी, what happens when the equilibrium restored finally and what will be the final vapor pressure? कह रहा है कि ली चार्टले प्रिंसिपल के हिसाब से अपने आप इक्विलिब्रियम सेटअप फिर से हो जाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद जो प्रेशर आया वेपर प्रेशर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, डिपेंड करता है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, आपने वॉल्यूम चेंज करी, तो नॉट वॉल्यूम। यानी कि वेपर प्रेशर जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर नहीं। आपने तो वॉल्यूम चेंज करी है, तो वॉल्यूम पर तो वेपर प्रेशर चेंज होगा ही नहीं। तो तीसरे सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वेपर प्रेशर सेम रहेगा, जैसा कि ओरिजिनल स्टेट में था, बिना वॉल्यूम बढ़ाए जो वेपर प्रेशर चल रहा था उतना ही वेपर प्रेशर बाद में भी होगा, बिकॉज वॉल्यूम पर वेपर प्रेशर निर्भर नहीं करता, केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। यानी कि आपने को क्या बताना है? व्हाट इज द केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ओके, कब? जब हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। तो पहले तो केसी का फार्मूला बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? SO3 की कंसंट्रेशन का 2 अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स कितने हैं? SO2 का स्क्वायर। देखो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर आ जाती है, जैसे यहाँ इसका 2 कोफिशिएंट था, यहाँ 2 पावर आ गई, जैसे यहाँ इसका 2 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 पावर लगा दी। और ऑक्सीजन का ये केसी है। किसी की वैल्यू कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट, जब अपने को रिएक्शन दे रखी है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और जो कोफिशिएंट है वो पावर लगा दीजिए, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जैसे 2 रिएक्टेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट होगी, और कोफिशिएंट है वो पावर लगा दिए, जैसे इसका 2 कोफिशिएंट है 2 पावर लगा दी, इसका 1 कोफिशिएंट है तो 1 पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। SO3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.9 और स्क्वायर करेंगे। SO2 की कितनी दे रखी है? 0.6, इसका भी स्क्वायर करेंगे। O2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.82। ओके, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है? 12.229। ठीक है बच्चों, यानी कि ये केसी की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी? इनकी कैलकुलेशंस करने से 12.229 हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 7.3 हमारा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल। यानी कि टेम्परेचर फिक्स कर रखा है और टोटल प्रेशर है 10⁵ पास्कल का। आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। ओके, यानी कि आयोडीन वेपर्स कितने हैं? आयोडीन एटम्स कितने हैं? 40%। तो कह रहा है KP बताइए रिएक्शन का। ठीक है, तो पहले तो दोनों का प्रेशर निकाल लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I का बताइए। I एटम्स का प्रेशर कितना है? जैसा आप देख पा रहे हैं 40%। ओके, तो 40% हटाएंगे 100 और कितना है? टोटल 10⁵, यानी कि आयोडीन वेपर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 10⁵ का 40%। ठीक है, ये आयोडीन एटम्स है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बताना। मतलब मॉलिक्यूल, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स वो कितने हो गए? 40% तो एटम्स है, तो 60% क्या हो गए?
60% मोलिक्यूल हो गए। देखो इक्विलिब्रियम किस तरह से सेटअप है, आयोडीन के मोलिक्यूल्स टूट रहे हैं आयोडीन वेपर्स में, आयोडीन एटम्स में, फिर आयोडीन के वेपर्स आपस में मिल करके आयोडीन मोलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी कि मोलिक्यूल्स एटम इस तरह से इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है इसमें। तो ये आयोडीन के एटम्स कितने हैं 40%, तो ये टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10 की पावर 5 पास्कल का 40%, तो 40% ले लिया तो कितना आ गया, इसका करेंगे तो ये इतना 10⁵ और अब 40% तो एटम्स हैं आयोडीन के, तो मोलिक्यूल्स कितने बच गए 60%, तो 60% निकाल लीजिए इसका, यानी कि 10⁵ का 60%, तो ये कितना आ गया 10⁶ यानी कि 0.60 गुना 10⁵। अब मेरे को तो केपी चाहिए, केपी कैसे आया, प्रोडक्ट्स की प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ आई और कोफिशिएंट कितना इसका 2 अपॉन में रिएक्टेंट्स का प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ I2। प्रेशर ऑफ आई कितना है, आयोडीन का प्रेशर कितना है 0.40 10⁵ का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर और नीचे आयोडीन का कितना है I2 के मोलिक्यूल्स का 0.60 गुना 10⁵, ठीक है। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2.67 गुना 10⁴ पास्कल, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आयोडीन के मोलिक्यूल्स और वेपर्स में इक्विलिब्रियम सेटअप है, यानी कि एटम्स हमें 40% दे रखे हैं, तो मोलिक्यूल्स कितने बच गए 60%, दोनों का 10⁵ का 40% निकाल लेना और 60% निकाल लेना, उनको आपस में अपोन में कर देना, क्योंकि केपी क्या आएगी इसकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि आयोडीन के एटम्स की प्रेशर, तो यहाँ 2 कोफिशिएंट 2 पावर लगा दी, फिर आयोडीन के मोलिक्यूल्स जो वैल्यू दे रखी है इनके प्रेशर की अभी आपने निकाली थी वो पुट कर दी, कैलकुलेशन कर ली, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।